हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा, भारतीय मिसाइलों की रेंज में चीनी शहर है ना कि पाकिस्तान। जी हां, जल्द तैनात होंगे एडवांस हथियार। बड़ी खबर बताएंगे आपको दोस्तों, बताएंगे और क्या दावा किया गया है इस रिपोर्ट में, और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में आया रशिया, कहा इंफॉर्मेशन वार छेड़ रहा है बीबीसी। जी हाँ दोस्तों, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रशिया ने लिया भारत का पक्ष, बताएंगे बड़ी खबर आपको। और साथ ही साथ कंगाल पाकिस्तान पर गिरने वाली है एक और बड़ी गाज, बताएंगे वो क्या है दोस्तों। और साथ ही रेलवे की तरफ से टिकट को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, सारी जानकारी आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत का जमकर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत की परमाणु नीति का फोकस पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है कि भारतीय मिसाइलों की रेंज में पाकिस्तान नहीं बल्कि चीनी शहर है। जी हाँ, और जल्द तैनात होंगे और भी ज्यादा एडवांस हथियार। बता दे भारत लगातार अपने परमाणु हथियार और उन्हें ऑपरेट करने की टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट बोले तो FAS की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की परमाणु रणनीति का फोकस चीन पर बढ़ता जा रहा है। पहले यह रणनीति पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी। FAS रिपोर्ट के अनुसार भारत में कम से कम 4 नए वेपन सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। ये मौजूदा हथियारों को रिप्लेस करेंगे या उन्हें बेहतर बनाएंगे। इनमें परमाणु क्षमता वाले विमान, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिलहाल देश के पास परमाणु क्षमता से लैस 8 सिस्टम हैं। इनमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। फिलहाल विकसित किए जा रहे 4 नए सिस्टम जल्द ही मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सबसे बड़ा दावा किया है कि पहले पाकिस्तान भारत की रेंज में हुआ करता था, लेकिन अब चीन को भारत ने अपने रेंज में रखा हुआ और सारी मिसाइलों को चीन की ओर घुमाए हुए हैं दोस्तों, यानी कि चाइना पर इन मिसाइलों को सेट किया गया है। ये सबसे बड़ा खुलासा किया है दोस्तों फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट 2022 की रिपोर्ट के द्वारा। बहरहाल सबसे बड़ी जानकारी थी दोस्तों, आपको हमने बताया है, और इसका सबसे बड़ा कारण आप लोग क्या मानते हैं, ये वाकई में है दोस्तों पाकिस्तान की आज जो स्थिति है, ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल भी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है दोस्तों। उसकी अब उतनी क्षमता ही नहीं कि वो भारत के साथ लड़ सके, क्योंकि भारत सुपर पावर कंट्रीज में अब काउंट होने लगा है दोस्तों। बहरहाल अब ऐसे में भारत को मालूम है कि पाकिस्तान से अब उसकी बराबरी नहीं की जाती है, अब पावरफुल देशों से बराबरी हो सकती है, और यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है दोस्तों कि भारत की मिसाइलों की रेंज चीन की तरफ है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और इस रिपोर्ट को लेकर आपको क्या कहना है दोस्तों बताइएगा जरूर। साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके आज शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पीएम मोदी के समर्थन में आया रशिया, कहा इंफॉर्मेशन वॉर छेड़ रहा है बीबीसी। बता दें पीएम मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर रशिया के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर छेड़ रहा है। इसी के साथ रूसी प्रवक्ता ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की भी आलोचना की। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने मॉस्को में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मैं इस फैक्ट पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि ये पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री इसका एक और सबूत है कि बीबीसी विभिन्न मोर्चों पर एक इंफॉर्मेशन वॉर छेड़ रहा है, न केवल रशिया के खिलाफ बल्कि स्वतंत्र नीति का पालन करने वाले सत्ता के अन्य वैश्विक केंद्रों के खिलाफ भी। बता दें ज़खारोवा ने आगे कहा कि कुछ वर्षों के बाद ऐसा भी होगा कि दूसरों के खिलाफ कुछ समूहों के हितों का साधन होने के नाते बीबीसी ब्रिटिश प्रतिष्ठान के भीतर भी लड़ता दिखाई देगा। हमें इसकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इससे निपटने की यानी ट्रीट करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ब्रिटिश न्यूज कंपनी बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की आलोचना करते हुए 2 भागों में एक सीरीज प्रसारित किए। इसे भारत में बैन कर दिया गया है, हालांकि ब्रिटेन में इसे दिखाया गया। इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत का स्टैंड ये है कि ये पक्षपात से भरी
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की विवादित डॉक्यूमेंट्री है जो सच्चाई से वास्ता नहीं रखती। जी हाँ, अब ऐसे में मोदी जी के खिलाफ बने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर दोस्तों आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या बीबीसी को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? बताइएगा जरूर दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, रशिया ने इसका विरोध किया ही किया है। साथ ही साथ दोस्तों गुजरात दंगे और पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ ब्रिटेन की सड़कों पर अब हिंदुस्तान भी उबल चुका है। बीबीसी का दफ्तर तक तूफान मचा दिया है। बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री पर पूरे हिंदुस्तान का खून खौल उठा है। बीबीसी ने यह डॉक्यूमेंट्री ऐसे वक्त में बनाई है जब देश की शीर्ष अदालत ने पीएम मोदी को पूरी तरह क्लीन चिट दे दिया है और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बावजूद गुजरात दंगों के करीब 21 वर्ष बाद बीबीसी ने खास मकसद से ऐसी डॉक्यूमेंट्री को बनाकर हिंदुस्तान में दो धर्मों के बीच बड़ी खाई पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया है। हालांकि बीबीसी की इस साजिश को पूरा देश समझ चुका है, इसीलिए बीबीसी को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन के सभी प्रमुख शहरों में तिरंगे के साथ भारतीयों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इससे लंदन से लेकर बीबीसी के दफ्तर तक भूचाल आ गया। भारत की छवि खराब करने और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए भारतीयों ने बीबीसी का दफ्तर भी घेर लिया। इससे बीबीसी के कार्यधारी भी दहशत में आ गए। भारतीयों ने देर तक बीबीसी मुख्यालय को घेरे रखा और उसके खिलाफ गगनभेदी नारे लगाए। ब्रिटेन में लंदन से लेकर मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और न्यूकैसल में हिंदुस्तानियों की विशाल हुजूम देखकर ब्रिटिश हुकूमत भी सख्ते में आ गई। भारतीयों ने उक्त सभी शहरों के बीबीसी स्टूडियो का घेराव करने के लिए चलो बीबीसी अभियान चलाया जो जबरदस्त तरीके से सफल रहा। उक्त शहरों के सभी बीबीसी स्टूडियो पर भारतीय के विरोध प्रदर्शन को देखकर बीबीसी के हाथ पैर फूल गए। भारत सरकार पहले ही अपने देश में इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा चुकी है, आपको हमने भी बताया। पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व अब जानता है कि ये पीएम मोदी और हिंदुस्तान को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश। अगर आप भी यही मानते हैं दोस्तों तो इस पर अब आपकी क्या निजी राय होने वाली है कमेंट में लिखकर बताइएगा। क्या आपको भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा गर्व है दोस्तों? कमेंट में लिखकर बताना मत भूलेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कंगाल पाकिस्तान की गुलामी भी नहीं आई काम। यूएई के राष्ट्रपति का दौरा हुआ रद्द, शहबाज की भारी बेइज्जती। जी हां, लोन के लिए गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बहुत बड़ा झटका दिया है। शेख मोहम्मद ने अपना पाकिस्तान का आज होने वाला दौरा रद्द कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा कि खराब मौसम की वजह से यूएई के राष्ट्रपति ने अपना इस्लामाबाद का दौरा रद्द किया है। यूएई के इस फैसले से महाकंगाल पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान ने यूएई के राष्ट्रपति के स्वागत में इस्लामाबाद के स्कूलों और शहरों के काफी हिस्सों को बंद कर दिया था। यही नहीं, पाकिस्तानी सरकार ने शेख मोहम्मद को खुश करने के लिए JF-17 फाइटर जेट के साथ उनका स्वागत करने का फैसला किया था। शहबाज सरकार का प्लान धरा का धरा रह गया। यूएई के इस फैसले से पाकिस्तानी सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई। जी हाँ, खराब मौसम तो एक बहाना है, असलियत तो इमरान खान का भीख मांगना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है बता दें। इतना ही नहीं, कंगाल पाकिस्तान पर गिरने वाली है एक और बड़ी गाज, फिर कभी उबर पाना अब होगा मुश्किल। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान पर कई और बड़ी शर्तें लागू कर सकता है। इससे पाकिस्तान की हालत और भी खस्ता हो सकती है। बता दें, पाकिस्तान का घटता विदेशी मुद्रा भंडार, राष्ट्रव्यापी बिजली कटौती, सरकार द्वारा संचालित खाद्य वितरण केंद्रों पर अफरा तफरी और भगदड़ ने उसके रुपए को सबसे गिरी स्थिति में पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी रुपया में एक साल के अंदर आई भारी गिरावट ने उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाना बेहद मुश्किल हो गया है। गत एक वर्षों के दौरान पाकिस्तानी रुपए में करीब 50% की भारी गिरावट देखी गई है। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन की अमेरिका को बड़ी धमकी, कहा फौज उतारने से नहीं हटूंगा पीछे। जी हाँ, आखिर ताइवान पर क्यों इतना बौखलाया ड्रैगन? बता दें, चीन ने ताइवान के मसले पर अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। ड्रैगन का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फौज उतारने से भी पीछे नहीं हटेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी अमेरिका से अपील है कि वो वन चाइना पॉलिसी को काफी गंभीरता के साथ ले, साथ ही दोनों देशों की ओर से जारी साझा बयानों को स्वीकार करें। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स के सीनियर जनरल ने हाल ही में दावा किया था कि साल 2025 में अमेरिका और चीन के बीच भयंकर युद्ध हो सकता
सकता है। 4 सितारा अमेरिकी जनरल माइक मिनीहान ने कहा कि युद्ध ताइवान को लेकर होगा। अमेरिकी अधिकारी के इस बयान पर चीन की ओर से सख्त प्रतिक्रिया आई है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि नए विवाद की मुख्य 2 वजह हैं। पहली ये कि ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अमेरिका पर निर्भर होती जा रही है। दूसरी ये कि यूएस में कुछ लोग चीन को काबू में करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल करने की फिराक में है। जी हाँ, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर अब यूएन ने भी माना भारत तलाश रहा वैश्विक समस्याओं का समाधान। इधर चित है चीन और पस्त पाकिस्तान। बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी वैश्विक समस्याओं से जूझ रहे विश्व के लिए भारत को उम्मीद की किरण माना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कैरोसी ने कहा है कि युद्ध, आतंकवाद, महंगाई, महामारी, ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहे दुनिया के तमाम देशों की हालत खस्ता हो चुकी है। इसके बावजूद भारत दुनिया के लिए उम्मीद बना हुआ है। सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उक्त सभी वैश्विक समस्याओं का समाधान खोज रहा है। कैरोसी ने कहा कि सभी देश अपने आप में मस्त या पस्त हैं, लेकिन भारत दूसरों के लिए समाधान खोज रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का भारत प्रबल हकदार है। जी हाँ, 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे साबा कैरोसी ने कहा कि दुनिया कई तरह की मुश्किलों से जूझ रही है। इनमें से कोरोना महामारी, महंगाई, युद्ध और आतंकवाद प्रमुख है। भारत इन सभी समस्याओं का समाधान तलाश रहा है ताकि इससे जूझ रहे दूसरे देशों का संकट कम हो सके। भारत सरकार विकास के लिए एकजुटता, स्थिरता और विज्ञान की तकनीकी से वैश्विक समस्याओं का हल निकालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत जानता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। इस दौरान भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। विश्व के साथ ही साथ भारत भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन वो सभी के लिए समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। साबा कैरोसी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आए। ऐसे में दोस्तों, भारत की आज जो स्थिति है दोस्तों, उसका व्याख्यान इन्होंने किया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पुतिन ने मुझे मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने किए चौंकाने वाले खुलासे। बता दें, राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी थी, ये दावा किया है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। बीबीसी की नई डॉक्यूमेंट्री में बोरिस जॉनसन ने बताया कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, उससे कुछ समय पहले ही रूसी राष्ट्रपति ने उन्हें धमकाया था। रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले कई पश्चिमी देशों के नेता, जिनमें ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल थे, यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि रूस के यूक्रेन पर हमले को रोका जा सके। जॉनसन के दावे के अनुसार इसी दौरान रशिया के राष्ट्रपति वोलोदिमीर पुतिन ने बोरिस जॉनसन को फोन किया था। जॉनसन ने बताया कि एक समय पर आकर पुतिन ने मुझे लगभग धमकी दी थी और कहा था कि बोरिस, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, बस एक मिसाइल और इसमें बस 1 मिनट लगेगा। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिम के जिन देशों ने सबसे ज्यादा यूक्रेन का समर्थन किया था, उनमें बोरिस जॉनसन भी थे। जॉनसन ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को बताया था कि यूक्रेन निकट भविष्य में नाटो में शामिल नहीं होने जा रहा है। बीबीसी की ताजा डॉक्यूमेंट्री में व्लादिमीर पुतिन और पश्चिम के नेताओं के बीच रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले रिश्तों में आती खटास के बारे में बताया गया है। यानी कि दोस्तों, पुतिन ने बोरिस जॉनसन को बड़ी धमकी दी थी दोस्तों। या तो ये वाकई में पुतिन ने धमकी दी होगी या फिर बोरिस जॉनसन पुतिन के इमेज को डाउन करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर दुश्मन देश ईरान पर इजराइल ने किया बड़ा हमला, घुसकर ड्रोन से मचाई भारी तबाही। जी हाँ, उड़ा डाली उसकी फैक्ट्री। बता दें, इजराइल की वायुसेना ने ईरान में घुसकर करारा हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अपने दुश्मन ईरान को निशाना बनाने के लिए किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इन किलर ड्रोन विमानों ने इस्फहान सिटी, जहां ईरान की फैक्ट्री ड्रोन फैक्ट्री है दोस्तों, वहां जोरदार हमला किया है। ये जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने दी है। ये जोरदार प्रहार इजराइल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया के दौरे के तुरंत बाद किया है। जानकारों का इस बारे में कहना है कि इजराइल के इस अटैक का असर रशिया तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के लिए रशिया जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है वो ईरान की इसी ड्रोन फैक्ट्री से खरीदता रहा है। जी हाँ, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर नमाजियों से खचाखच भरी थी मस्जिद, तभी हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। पेशावर को फिर मिला कभी ना भूलने वाला दर्द। बता दें, पाकिस्तान का पेशावर शहर एक बार फिर से आतंकी हमले से दहल गया।
मस्जिद में सोमवार सुबह और दोपहर के बीच हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 46 लोगों की जानें चली गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मस्जिद में धमाका करके आतंकी ने पेशावर और पाकिस्तान को एक बार फिर से कभी ना भूलने वाला दर्द दे दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी पाकिस्तान में आतंकी धमाकों में बड़ी संख्या में लोगों की जानें जाती रही हैं। पेशावर में साल 2014 में हुए आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया था, आप सभी को याद होगा, जिसमें 150 लोगों ने उसमें जाने गंवाई थी दोस्तों, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें इतना ही नहीं दोस्तों, आज की जो ये बड़ी खबर है, जहां मस्जिद में धमाके के बाद पेशावर में मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई है दोस्तों, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड का संकट मच गया है और इस्लामाबाद में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी दोस्तों खुद के ही आतंकवादी और खुद पाकिस्तान को उड़ाने में लगे हुए हैं दोस्तों, और पाकिस्तान सरकार को, पूरे पाकिस्तान को ऐसा दर्द दे रहे हैं जो कभी भूल नहीं पाएगा ये देश। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, जितने नेताओं से मैं मिला उनमें शी जिनपिंग सबसे खराब लगे। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की किताब और उसमें किए गए दावों की दुनिया भर में खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब माइक पोम्पियो की किताब के एक और अंश की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री के तौर पर वो जितने भी नेताओं से मिले उनमें सबसे खराब उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगे। माइक पोम्पियो ने बताया कि चीन के राष्ट्रपति ने उन्हें धमकाया भी था कि अगर अमेरिका ने कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराना बंद नहीं किया तो वो अमेरिका को पीपीएफ किट की सप्लाई रोक देगा। अपनी किताब नेवर गिवन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में माइक पोम्पियो ने बताया कि उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कई बार मुलाकातें हुई और वो उन्हें काफी बेदर्द और स्पष्टवादी कम्युनिस्ट लगे। शी जिनपिंग हमेशा चीन को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते और उन्हें उन शिकायतों के लिए बदला लेने की बात करते जो हमारे पैदा होने से भी पुरानी है। पोम्पियो ने किताब में लिखा है कि निजी तौर पर मुझे लगता है कि शी जिनपिंग काफी बेदर्द थे, वहीं पुतिन काफी मजाकिया लगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि पूरे विश्व में जिनपिंग सबसे खराब नेता है? बताइएगा जरूर। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, अवंतीपोरा में जंगल से एलईटी के 4 आतंकी हुए गिरफ्तार। एक दिन पहले गुजरे थे राहुल गांधी। बता दें, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। खबर यह है कि पुलिस के साथ मिलकर एक साझा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उनका ठिकाना भी नष्ट कर दिया है। इसके अलावा मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जानकारी दी है कि लश्कर तैयबा से जुड़े 4 आतंकी अवंतीपोरा के जंगलों में छिपे हुए थे। पुलिस ने दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है और कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया कि पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अवंतीपोरा के हाफू नगीनपुरा जंगलों में आतंकियों का ठिकाना तबाह कर दिया है। जी हां, चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर अमर उजाला शब्द सम्मान में रशिया यूक्रेन युद्ध पर अमजद अली खान ने दिया बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी जी से कर दी ये भी अपील। बता दें, उस्ताद अमजद अली खान ने कहा कि दुनिया में शांति बनी रहे, हमारे देश में शांति बनी रहे, हम लोग शांति के प्रति समर्पित हैं। आज रशिया यूक्रेन का युद्ध जिस तरह जारी है उसे देखकर मुझे हैरानी होती है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है इसको रोक सके। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो कोशिश करें कि इस लड़ाई को रुकवा दें, साथ ही कोशिश करें कि किस तरह से इस लड़ाई को रोका जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों एक और खबर की, जहां नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव 9 मार्च को है, 17 मार्च को कराया जाएगा उपराष्ट्रपति चुनाव। बता दें, नेपाल के चुनाव आयोग ने सोमवार को जानकारी दी है कि हिमालयी राष्ट्र में 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होंगे, 17 मार्च को उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे। चुनाव आयुक्तों की बैठक में सोमवार को यह फैसला किया गया। नेपाल की मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल की समाप्ति से 1 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव की परंपरा है। देश में अभी हाल ही में आम चुनाव हुए हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नए प्रधानमंत्री बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने कहा कि चुनाव आयोग इस संबंध में आज लिए फैसले के आधार पर चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित करेगा। चुनाव आयोग मुख्य सचिव के माध्यम से इस निर्णय के बारे में नेपाल सरकार मंत्रिपरिषद को पत्र लिखेगा। जी हां, साथ ही साथ बताते बड़ी खबर आपको, जहां उपचुनाव में 33 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे इमरान खान। पूर्व पीएम ने किया बड़ा ऐलान। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मार्च में होने वाले उपचुनाव में सभी 33 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी ईसीपी के मुताबिक नेशनल असेंबली की
33 सीटों पर 16 मार्च को उपचुनाव होगा। रविवार शाम को मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के उपाध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये फैसला पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया है। कुरैशी ने कहा कि इमरान खान सभी 33 संसदीय सीटों पर पीटीआई की एकमात्र उम्मीदवार होंगे। रविवार को जमा पार्क लाहौर में खान की अध्यक्षता में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व से अहम वार्ता करेंगे एनएसए अजीत डोभाल। भारत अमेरिकी संबंधों में होगी बड़ा मील पत्थर साबित, बता दें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोले तो आईसीईटी पर पहली उच्च स्तरीय बैठक के तहत अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन सहित शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। अधिकारियों, शिक्षाविदों और उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद ये वार्ता भारत अमेरिका संबंधों में अगला बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। डोभाल आईसीईटी के लिए सोमवार को वॉशिंगटन पहुंचे हैं। महत्वाकांक्षी आईसीटी बैठक के एजेंडे को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी 31 जनवरी को यानी आज के दिन व्हाइट हाउस में दोनों पक्षों के बीच बैठक की समाप्ति के बाद दिए जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल जी को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा उनके इस मीटिंग के लिए। दोस्तों साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां चंडीगढ़ में G20 की मीटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल चुनौतियों पर बड़ी चर्चा हुई है। चंडीगढ़ में कल से ही G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय मीटिंग शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को मजबूत करने की दिशा में ये अहम मीटिंग है। विभिन्न देशों द्वारा इस दिशा में झेली जा रही चुनौतियों पर भी चर्चाएं होंगी। G20 मेंबर देशों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि समेत बुलाई गई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि इस 2 दिवसीय मीटिंग में शामिल हुए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस मीटिंग का उद्घाटन किया। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बापू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, साथ में दिखे रक्षा मंत्री। बता दें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल 75वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। देश की आजादी में महात्मा गांधी के योगदान को देखते हुए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां आयुष्मान भारत योजना ने 80 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य खर्चों से मुक्त किया। अमित शाह का बड़ा बयान। बता दें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य के सभी खर्चों से मुक्त कर दिया है। शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के उज्जैन में SGML नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। जी हाँ, साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां जनरल टिकट खरीदने के इतने मिनट बाद ट्रेन में चढ़े तो माने जाएंगे बिना टिकट के लगेगा भारी जुर्माना। जी हाँ, रेलवे में कुछ लोग जनरल टिकट पर यात्रा करते रहते हैं, इसीलिए रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए मेट्रो की तरह ही टिकट की समय सीमा भी तय कर दी है। रेलवे द्वारा तय की गई सीमा के बाद टिकट का इस्तेमाल करने पर जुर्माना का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के नियमों के मुताबिक जनरल टिकट की टाइमिंग को 2 पार्ट में बांटा गया है। ये दूरी के मुताबिक तय होता है। अगर किसी को ट्रेन से 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो उसके लिए टिकट का नियम है कि उसे टिकट खरीदने के 180 मिनट के अंदर ट्रेन में चढ़ना ही होगा। वहीं अगर 200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करना चाहता है तो उसके लिए नियम है कि वो 3 दिन पहले जनरल टिकट खरीद सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।